हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेविटेशन फॉर क्लास 9। देखिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ग्रेविटेशन क्या है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरी पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए कैसे करना है बेटा, क्या कह रहा है इस थ्योरी के अंदर। ये देखिए, इसने बोला बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और इन दोनों के सेंटर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो बेटा इनके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा इसमें बोला गया है कि जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन। और अगर इसी प्रोपोर्शनल के अंदर अगर हम कोई नंबर रेसिप्रोकल करके दिख देते हैं तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्या है यहाँ पर फिजिक्स के अंदर, अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी होती है। तो वो कांस्टेंट टर्म होगी बेटा कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, उसका फोर्स होता है ये। और इस G की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ F इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा किसी किसी बुक के अंदर आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसका फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर करते हैं एक दो न्यूमेरिकल ताकि ये वैल्यू हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इससे पहले यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी F इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे जी की वैल्यू निकालनी है तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर इक्वल G m1 m2। तो जी क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आर होता है मीटर में तो m स्क्वायर, के जी m1 होगा के जी, ये भी क्या होगा के जी। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगी यूनिट ऑफ जी। क्लियर है, यूनिट ऑफ जी। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा 6 है, मैंने आपको भी बताई थी क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे नेचर में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये ऐसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। तो बेटा ये अर्थ और सन के बीच में लगने वाला एक फोर्स है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो लगातार एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में राउंड लगाती रहती है। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस था। सेकेंड सिग्निफिकेंस है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून मेक्स द मून टू द रिवॉल्व अराउंड द यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड द अर्थ। तो बेटा ये अर्थ और सन के बीच में लगने वाला भी एक फोर्स है जो
मून को अर्थ के चारों तरफ एक यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड। तो बेटा ये ग्रेविटेशन फोर्स किसका है बेटा? अर्थ का फोर्स है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर कोई भी काम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, जो हमें एक स्टेबल कंडीशन में रखता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो हम भी क्या करने लगेंगे बेटा? उड़ने लग जाएंगे ज़मीन के ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर अबव द अर्थ। तो बेटा हमारी अर्थ के अबव जो एटमोसफियर है उसको होल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। नेक्स्ट है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर्स। तो बेटा ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल और है? कि जो बारिश आती है, स्नोफॉल होता है अर्थ के ऊपर, और जो हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी रिवर्स हैं उनके अंदर जो वाटर फ्लो होता है, सबके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर जनरली टू हाई और टू लोज ओशियंस टाइड डेली बिकॉज ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड द मून्स ऑफ द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। तो बेटा जो हमारे ओशियंस हैं बड़े बड़े, उनके अंदर डेली क्या होते हैं? टू अप्स आते हैं और टू टाइड्स आते हैं, यानी कि जो एक बार जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं या जो नीचे गिरती हैं लहरें, वो किस वजह से होती है बेटा? अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्पीयर्स ऑफ वेइंग 20 kg ईच एंड प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा दो स्पीयर हैं जिनका मास क्या है बेटा? 20 kg है, और वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? 50 सेंटीमीटर पर रखे हैं। तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? ठीक है, तो क्या गिवन है बेटा? सबसे पहले आपको गिवन है m1। तो m1 की वैल्यू क्या है? एक मिनट दो। यस, m1 कितना है बेटा? 20 kg। m2 कितना है? 20 kg। ठीक है, और एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? ये 50 सेंटीमीटर पर। तो बेटा आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में ना लेके मीटर में लेनी है। तो क्या होगा? ये 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा? 10⁻⁻2 से। अब फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी कितना है? 6.67 इंटू 20 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻2। तो बेटा 10⁻⁻2 और इस पूरे का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 6.67 इंटू 20 की 20 मल्टीप्लाई करेंगे 400 अपॉन 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 क्या आ जाएगी? -4। तो बेटा 20 से 20 कट हो गई। तो हमारे पास बचा 6.67 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो -4 है ऊपर जाके हो जाएगी +4। तो 6.67 इंटू 4 अपॉन 25, और ये ऊपर जाके बन जाएगी बेटा प्लस की पावर 10⁻4। तो 6.67 इंटू 4 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या? 1 2 3 4, 4 टाइम 0 अपॉन 25 से इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 400। ठीक है, अब पॉइंट हटा के देखो यहाँ पे 20 और लग सकती हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है क्योंकि, तो 20 से 20 भी कट हो गई। तो 667 इंटू 4 इंटू 4, तो बेटा 4 4 जो 16, तो 667 इंटू 16। तो 667 इंटू 16 की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट लगानी है बेटा, इसमें यूनिट लगेगी न्यूटन। एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sphere of mass 40 kg is attracted
by a second sphere of mass 15 kg with their centers are 20 centimeter apart with a force of 0.1 milligram weight. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत आसान है। जो जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या गिवन है बेटा, आ स्फीयर ऑफ मास 40 kg, यानी कि आपको m1 गिवन है, m1 है 40 kg। उसके बाद अट्रैक्टेड बाय अ सेकेंड स्फीयर ऑफ मास 50 kg, लीजिए भाई F2 दे दिया हमें कितना 15 kg। ठीक है, वेयर विद देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, आर दे दिया बेटा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाने की क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, विद आ फोर्स ऑफ 0.1 मिलीग्राम वेट, फोर्स दे दिया 0.1 मिलीग्राम वेट। ठीक है, अब बेटा ये फोर्स नहीं दिया आपको, ये वेट दिया हुआ है। क्या वो दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स ऑफ 0.1 मिलीग्राम वेट। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, वर्ड मिलीग्राम ऑफ वेट के ऊपर। ठीक है, तो ये W गिवन है आपको, ना कि F गिवन है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको F बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि मिली है ये, तो मिली को हटाने के लिए 10⁻³ लगाना पड़ेगा और 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो F पता है हमें, R पता है, M1 M2 पता है, तो हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, F इक्वल कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो F कितना है 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, G हमें निकालना है। M1 M2 कितना बेटा, M1 है 40, M2 है 15, इंटू 40 इंटू 15, और R कितना है, R है बेटा हमारे पास 20, तो 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इक्वल G इंटू 40 इंटू 15। ठीक है, तो 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 20 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 400 इंटू 10⁻⁴ इक्वल G इंटू 40 इंटू 15। तो ये 40 और 15 क्या चला जाएगा बेटा, अपॉन में चला जाएगा, तो G इक्वल हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 400 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 40 इंटू 15। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरे को, तो आंसर आएगा G इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 एंड द मास ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg if the distance of the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ kilometer. Calculate the force exerted by the earth on the moon and also by the moon on the earth. ठीक है, आपको ये निकालना है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे याद आया, किसने पूछा कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून एंड ऑल्सो बाय द मून ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इस लाइन को मैं आपको भी अलग से लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे। एक तो M1 गिवन है, M1 क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg। दूसरा M2 भी गिवन है, M2 कितना 7.4 इंटू 10⁻22 kg, 7.4 इंटू 10⁻22 kg भी गिवन है आपको, और डिस्टेंस भी गिवन है R। तो R कितना बेटा
3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। और आपको एफ निकालना है। जी आपको क्वेश्चन में गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर बेटा ये ना भी गिवन होता तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इक्वल कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी कितना 6.67 इंटू 10⁻11, m1 कितना 6 इंटू 10⁻24, m2 कितना है 7.4 इंटू 10⁻22, और बेटा आर कितना है 3.84 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6। एक काम करते हैं, देखो बेटा ये जितने भी नंबर है सबको एक साथ लिख लो, पावर को एक साथ। 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा 24 प्लस 22 माइनस 11, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। और ये क्या है 3.84 का स्क्वायर, यानी कि 3.84 इंटू 3.84, ये 8 है यहाँ पे। और 10 की पावर कितनी आएगी बेटा 10 की पावर आएगी यहाँ से 10। तो ऊपर बचा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर, देखो 24 और 22 कितना हो गया 4 और 2 6 और 2 और 2 4 माइनस 11 अपॉन 3.84 इंटू 3.84, और ये बेटा नीचे 10 की पावर प्लस है, ये भी ऊपर जाके हो जाएगी माइनस। तो ये ऐसे बचेगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 46 माइनस 21। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 6 से 1 गया 5, 4 से 2 गया 2, तो 25 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का काम बेटा आप लोगों का है। तो ये कैलकुलेशन करके हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा न्यूटन में। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने केवल आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाया है, कोई और टॉपिक इसका इसमें वीडियो में नहीं समझाया। उसके लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो जल्दी में अपलोड करूँगा, आप वहाँ पे देखिएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। थैंक यू।